आज की कहानी मुंबई की है और ये कहानी है साल 2015 की। 8 जनवरी साल 2015 की सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास मुंबई के तिलक नगर पुलिस स्टेशन में सीनियर इंस्पेक्टर भगवंत सोनाले के पास एक राहगीर फोन कॉल करके बताता है कि घाट कोरको ओरमान खुर्द रोड पर तिलक ब्रिज के पास मौजूद PWD के कंपाउंड के पास एक लाश पड़ी हुई है। दोस्तों, सूचना मिलने के बाद तिलक नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर भगवंत सोनाले फौरन ही अपने सीनियर अधिकारियों को इस बात की जानकारी दे देते हैं। साथ ही साथ कंट्रोल रूम को भी जानकारी दी जाती है। उसके बाद तिलक नगर थाने के सीनियर इंस्पेक्टर भगवंत सोनाले अपनी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचते हैं। घटनास्थल तिलक नगर पुलिस स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं था, महज 1 किलोमीटर की दूरी पर था। लेकिन तिलक नगर थाने के सीनियर इंस्पेक्टर भगवंत सोनाले अपनी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पे पहुंच पाते उससे पहले ही शव होने की खबर इलाके में आग की तरह फैल जाती है, जिससे कि शव के पास बड़ा सा भीड़ का जमावड़ा लग जाता है। थोड़ी ही देर में जब तिलक नगर थाने के सीनियर इंस्पेक्टर भगवंत सोनाले अपनी पुलिस टीम के साथ पहुंचते हैं PWD के कंपाउंड के पास, जहां शव मिला था, शव के पास जब पहुंचते हैं तो भारी भीड़ का जमावड़ा देखते हैं और भीड़ को अलग हटाते हुए सीनियर इंस्पेक्टर भगवंत सोनाले शव तक जाते हैं, जहां वह शव का मुआयना करते हैं और साथ ही साथ वह घटना स्थल का भी मुआयना करते हैं। जब वह शव का मुआयना करते हैं तो देखते हैं कि शव के सर पर किसी धारदार हथियार से वार किया गया है, वहीं शव के गले पर भी धारदार हथियार से वार किया गया है। अभी तिलक नगर थाने के सीनियर इंस्पेक्टर भगवंत सोनाले अपनी पुलिस टीम के साथ जांच पड़ताल कर ही रहे थे कि क्राइम ब्रांच के सीनियर अधिकारी भी घटनास्थल पे आ जाते हैं और फिर वो तिलक नगर थाने के सीनियर इंस्पेक्टर भगवंत सोनाले और उनकी पुलिस टीम के साथ मिलकर घटनास्थल की जांच करते हैं और जनाब शव की जांच करते हैं। लिहाजा सीनियर अधिकारी भी देखते हैं कि शव के सर पे किसी धारदार हथियार से वार किया गया है और शव के गले पर भी किसी धारदार हथियार से वार किया गया है। शव का और क्राइम सीनरी का मुआयना करने के बाद इंस्पेक्टर भगवंत सोनाले बड़ी सी भीड़ के जमावड़े से कहते हैं, क्या कोई शख्स इस मृतक की पहचान कर सकता है? अगर कर पाए तो करके बताए। लिहाजा होता यह है कि भीड़ का तो बड़ा जमावड़ा होता है, लेकिन कोई शख्स भी मृतक की पहचान नहीं कर पाता है, जिसके बाद फौरन ही समझ जाते हैं क्राइम ब्रांच के अधिकारी भी और जनाब पुलिस भी कि ये व्यक्ति इस जगह का और इस इलाके का रहने वाला नहीं है, ज़रूर कहीं दूर से कोई लाया है और उसे यहाँ लाकर मार दिया है। फिलहाल अब शव के कपड़ों की जेबों की तलाशी ली जाती है और जो कुछ भी मिलता है पुलिस सील करके अपनी कस्टडी में ले लेती है और फिर शव को सील करने के बाद घाट कोरको के राजावाड़ी हॉस्पिटल भेजती है पोस्टमार्टम के लिए। लिहाजा उसके बाद पुलिस जो है आ जाती है तिलक नगर पुलिस स्टेशन में और क्राइम ब्रांच के अधिकारी भी अपने अपने स्थान पे आ जाते हैं। उसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में लगती है तो सबसे पहले इसी बात पे काम करती है कि इस लावारिस शव की शिनाख्त कराई जाए और पहचान कराई जाए, क्योंकि कातिल को पकड़ने के लिए शव की शिनाख्त कराना बहुत ज़रूरी था। लिहाजा पुलिस लगातार लावारिस शव को पहचान दिलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इधर आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच के सीनियर अधिकारी भी खामोश नहीं बैठे थे। दोस्तों, क्राइम ब्रांच के सीनियर इंस्पेक्टर विनकर पटेल इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रहे थे और हर पहलू पे नज़र रख रहे थे। लेकिन इसी सबके बीच में जो क्राइम ब्रांच के और सीनियर अधिकारी थे वो भी खामोश नहीं बैठे थे। आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच के एडिशनल कमिश्नर धनंजय कुलकर्णी को जब ये लगता है कि हम इस लावारिस शव को इतनी आसानी से पहचान नहीं करा सकते हैं, तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मृतक का फोटो डाल देते हैं। लिहाजा ये कदम बहुत जल्द ही असर दिखाता है और दैनिक मराठी सामना का एक रिपोर्टर फोटो देख के पहचान लेता है और फोटो देख के पहचानने के बाद होता यह है कि क्राइम ब्रांच 3 यूनिट के इंस्पेक्टर अरविंद सावरकर के पास दैनिक मराठी सामना का जो रिपोर्टर है
वो फोन कॉल करता है और फोन कॉल करके बताता है कि मृतक का नाम प्रसाद तांडेवर है और ये सेंट्रल मुंबई का रहने वाला है। सेंट्रल मुंबई में एक जगह है जिसका नाम है जरीवाला जाल, वहीं का वो बताता है दैनिक मराठी सामना का रिपोर्टर कि उसी जगह का रहने वाला है और इसका नाम प्रसाद तांडेवर है। वहीं इसकी गुमशुदगी की जो रिपोर्ट है वो तालदेव थाने में दर्ज है। लिहाजा इतनी सूचना मिलने के बाद अब क्राइम ब्रांच के एक सीनियर इंस्पेक्टर अविनीश धर्मा जो हैं वो फौरन ही तालदेव थाने में संपर्क करते हैं और फिर प्रसाद तांडेवर के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। लिहाजा होता यह है कि जानकारी इकट्ठा करने के बाद फौरन ही जो क्राइम ब्रांच के सीनियर इंस्पेक्टर हैं जिनका नाम है अविनीश धर्मा, वो फौरन ही एक पुलिस टीम के साथ पहुंच जाते हैं। कहाँ? जरीवाला जाल जगह। जरीवाला जाल जगह में रहा करता था प्रसाद तांडेवर। वहां अब मिलती है पुलिस को कौन? उसकी माँ राधा। राधा से जब क्राइम ब्रांच के सीनियर अधिकारी अविनीश धर्मा बात करते हैं और फिर प्रसाद तांडेवर का फोटो दिखाते हैं तो राधा जो थी उसकी माँ प्रसाद तांडेवर की वो चीखे मार मार के रोने लगती है और छाती पीटने लगती है। लिहाजा फौरन ही क्राइम ब्रांच के अधिकारी प्रसाद तांडेवर की माँ राधा को दिलासा देते हैं और प्रॉमिस देते हैं और फिर समझा बुझा के चले आते हैं। उसके बाद फौरन ही शव दिलाने की पूरी प्रक्रिया करते हैं और घाटकोर को राजावाड़ी अस्पताल से उसका शव परिवार वालों को दिला देते हैं, जिसके बाद शव का अंतिम संस्कार किया जाता है। फिलहाल आपको बता दें कि अब क्राइम ब्रांच के अधिकारी जो हैं वो प्रसाद तांडेवर की माँ राधा से पूछते हैं कि आखिर आपको किस पे शक है और इसका कौन दुश्मन था। तो प्रसाद तांडेवर की माँ राधा कहती हैं कि मेरा बेटा तो बहुत सीधा साधा था, उसकी किसी से ना तो लड़ाई थी और ना ही कोई दुश्मनी थी। फिलहाल इसका कत्ल किसने किया है मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। लिहाजा अब पुलिस जो है टेक्निकल आइडिया को अपनाती है और फिर प्रसाद तांडेवर के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगालना शुरू कर देती है। कॉल डिटेल में कई नंबर सामने आते हैं, लेकिन एक नंबर आता है समीर रोहितकर का सामने, जो कि प्रसाद तांडेवर का एक अच्छा दोस्त था और पड़ोसी भी था। वो भी जरीवाला जाल जगह में ही रहा करता था। लिहाजा पुलिस की नज़र उसी नंबर पे ठहर जाती है, किसके? समीर रोहितकर के। लेकिन अब पुलिस जो है नंबर को ट्रैक करती है सर्वेलांस पे लगा के, और जब ट्रैक करती है तो PWD के कंपाउंड के पास जहां लाश मिली थी प्रसाद तांडेवर की, वहीं की लोकेशन आती है किसके मोबाइल फोन की? समीर रोहितकर के। अब पुलिस का शक जो है यकीन में बदल जाता है और पुलिस 10 जनवरी 2015 को समीर को हिरासत में लेती है और फिर क्राइम ब्रांच के अधिकारी ऑफिस में उससे पूछताछ करते हैं। तो पहले तो समीर रोहितकर पुलिस को घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन क्राइम ब्रांच के अधिकारी जो हैं वो समझ जाते हैं कि समीर रोहितकर जो भी सच्चाई बता रहा है, अभी इस सच्चाई के पीछे कुछ असल सच्चाई छुपी हुई है। जब क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को शक गहराता है तो फिर वो अपने तरीके से और पुलिस अंदाज में पूछताछ करते हैं तो बहुत जल्द ही समीर रोहितकर टूट जाता है और फिर वो हत्या का जुर्म कुछ इस तरह से कबूल करता है। फिलहाल आपको बता दूं, समीर रोहितकर जो कि ब्रिज स्कैंडी हॉस्पिटल के सामने एक बिल्डिंग में कार की ड्राइवरी किया करता था और उसकी कार का जो मालिक था वो समीर रोहितकर को अपने बेटे की तरह समझा करता था। फिलहाल ब्रिज स्कैंडी हॉस्पिटल के सामने मौजूद एक बड़ी सी बिल्डिंग जिसकी कार चलाया करता था समीर रोहितकर, उस बिल्डिंग में समीर रोहितकर को बहुत अपनापन मिला और बहुत ज़्यादा प्यार मिला था और समीर रोहितकर के पिता ने उसे लगवाया था, क्योंकि समीर रोहितकर के पिता खुद एक कार के ड्राइवर हुआ करते थे। लिहाजा आपको बता दें कि समीर रोहितकर ने हत्या का जुर्म कुछ इस तरह से कबूल किया था। उसने बताया कि जरीवाला जाल जगह में प्राची नाम की लड़की रहती है। प्राची बहुत खूबसूरत और सुंदर थी। फिलहाल आपको बता दें कि प्राची की शादी जब हुई थी और शादी होकर वो सेंट्रल मुंबई के जरीवाला जाल जगह में आई थी तो उसके पति की जो कमाई थी वो बहुत कम थी। इतनी कम कमाई थी
कि उसके घर का खर्चा भी नहीं चल पा रहा था, रोटियों तक के लाले हो गए थे। फिलहाल प्राची जो है घर से ही कैंटीन का काम शुरू कर देती है। वह स्वादिष्ट खाना बनाती थी और कामगारों को, दुकानदारों को भेजा करती थी टिफिन बना बना के। होता यह है कि कैंटीन के काम से प्राची के घर के हालात सुधरने लगते हैं और आर्थिक उसे मदद मिल जाती है। लिहाजा आपको बता दें कि जरीवाला जाल जगाने ही रहा करता था समीर रोहितकर। समीर रोहितकर की जब नजर प्राची पे पड़ती है तो वह उसकी खूबसूरती का पागल हो जाता है और फिर प्राची को हासिल करने के लिए सोचने लगता है। फिलहाल दोस्तों, प्राची तक पहुंचने के लिए समीर रोहितकर ने एक थ्योरी अपनाई थी। वो ये अपनाई थी कि उसने घर से अपना टिफिन लाना बंद कर दिया था और प्राची से ही टिफिन लेना शुरू कर दिया था। लिहाजा टिफिन के बहाने अब समीर रोहितकर ने प्राची के पास फोन कॉल भी करना शुरू कर दिया था। कभी कभी समीर प्राची के पास टिफिन लेने के बहाने उसके घर भी चला जाता था। अब धीरे धीरे समीर रोहितकर ने टिफिन प्राची से लेने के बजाय उसके पास ही उसके घर खाना खाना शुरू कर दिया था। लिहाजा प्राची के परिवार वालों से खूब समीर घुल मिल जाता है और दोस्ती कर लेता है। प्राची के परिवार वालों की कई एक बार समीर रोहितकर आर्थिक हेल्प भी करता है। लिहाजा आपको बता दें कि प्राची भी सारे इरादे समीर रोहितकर के समझ रही थी, क्योंकि वो भी बच्चा नहीं थी। अब प्राची भी समीर रोहितकर की तरफ आकर्षित होने लगती है और खिंचने लगती है। प्राची और समीर रोहितकर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और फिर ये फोन के माध्यम से प्यार भरी बातें करना शुरू कर देते हैं। लिहाजा होता यह है कि प्राची और समीर रोहितकर का प्यार गहरा जाता है और फिर मौका पाकर एक दिन समीर रोहितकर और प्राची इंटीमेट हो जाते हैं, शारीरिक संबंध बना लेते हैं, फिजिकल रिलेशन बना लेते हैं। लिहाजा एक बार जब प्राची और समीर रोहितकर के बीच में फिजिकल रिलेशन बनते हैं तो फिर जब भी मौका मिलता था प्राची और समीर रोहितकर को ये फिजिकल रिलेशन बनाया करते थे। लिहाजा अब होता यह है कि जरीवाला जाल जगह जो थी उसमें प्राची और समीर रोहितकर के प्यार के चर्चे होने लगते हैं। कहा जाता है कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपती है। लाख छुपाने की कोशिश करो, करोड़ छुपाने की कोशिश करो और जनाब अरब छुपाने की कोशिश करो, एड़ी चोटी का जोर लगा लो छुपाने के लिए, लेकिन इश्क और मुश्क छुपता नहीं है। प्यार की खुशबू ही कुछ ऐसी होती है कि इसे कितना भी छुपाने की कोशिश करो ये खुद ही लोगों को महसूस होने लगती है और खुद ही फैल जाती है। अब जनाब होता यह है कि प्राची और समीर रोहितकर के प्यार की खुशबू पूरे जरीवाला जाल जगह में फैल जाती है और समाज के बीच में चर्चा का विषय बन जाती है। लिहाजा इनके प्यार की चर्चा जब ज्यादा होती है तो प्राची के परिवार वालों को और पति तक को पता लग जाता है, जिसके बाद सीधा साधा इज्जतदार पति प्राची का खामोश हो जाता है और वो अपनी पत्नी प्राची को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन प्राची उल्टा अपने पति को ही डांटने लगती है, उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, यहाँ तक कि उसकी इंसल्ट भी कर देती है। लिहाजा होता यह है कि अब प्राची का पति ये समझ लेता है कि प्राची मानेगी नहीं, तो साल 2005 में वो प्राची से तलाक ले लेता है और प्राची को तलाक दे देता है। जिसके बाद प्राची मुंबई के भायखला जगह में किराए का मकान लेकर अपना अलग रहने का ठिकाना बना लेती है, लेकिन वहां पर भी वह अपना कैंटीन का काम जारी रखती है। अब भायखला जगह में काम करने वाले कामगारों को, दुकानदारों को और कुछ लेबर टाइप के लोगों को वो स्वादिष्ट खाने के टिफिन बना बना के सप्लाई करने लगती है। लिहाजा होता यह है कि अब वो खुलकर समीर रोहितकर के साथ रहा करती थी। अब वो छुपकर नहीं मिलती थी, बल्कि वह खुलकर समीर रोहितकर से मिला करती थी। ये दोनों सेम टू सेम पति पत्नी की तरह रहा करते थे। दोस्तों, आपको बता दूं कि समीर रोहितकर भी प्राची का ऐसे ख्याल रखता था जैसे एक पति अपनी पत्नी का ख्याल रखता है। वहीं आपको बता दूं कि प्राची भी समीर का ऐसे ख्याल रखती थी जैसे एक पत्नी अपने पति का ख्याल रखती है। फिलहाल समीर और प्राची ये दोनों एक साथ रह रहे थे मुंबई के भायखला जगह में।
दोस्तों इन दोनों को साथ रहते हुए लगभग 8 साल बीत गए थे। साल 2005 से अब साल 2013 हंसी खुशी कब आ गई ये पता भी नहीं चलता है। इन दोनों के प्यार में कब टाइम कट गया और कब 8 साल बीत गए ये इन दोनों को पता भी नहीं लगता है। फिलहाल आपको बता दें कि साल 2013 में समीर रोहितकर का एक दोस्त है जिसका नाम है प्रसाद तांडेवर। प्रसाद तांडेवर भी समीर रोहितकर का पड़ोसी था और उसका दोस्त था। लिहाजा प्रसाद तांडेवर की नज़र जब प्राची पे पड़ती है साल 2013 में तो वो भी प्राची का ऐसे ही दीवाना हो जाता है जैसे कभी समीर रोहितकर हुआ था। फिलहाल वो भी अब प्राची तक पहुंचने के लिए अपने दिमाग से टेक्निक और थ्योरियां लगाने लगता है, लेकिन उसने भी सेम वही रास्ते को अपनाया था जो पहले कभी समीर ने प्राची तक पहुंचने के लिए अपनाया था। लिहाजा होता यह है कि अब प्रसाद तांडेवर प्राची से टिफिन लेने लगता है और वो अपने घर से टिफिन लाना बंद कर देता है। लिहाजा प्रसाद तांडेवर अपने दोस्त समीर रोहितकर से प्राची का नंबर भी हासिल कर लेता है और फिर टिफिन के बहाने फोन कॉल करता है। लिहाजा कुछ दिन के बाद प्रसाद तांडेवर प्राची की खूबसूरती की उससे फोन पर तारीफ करता है और उसके स्वादिष्ट खाने की भी तारीफ करता है। अक्सर महिलाएं अपनी खूबसूरती की तारीफ की पागल होती हैं और भूखी होती हैं। प्रसाद तांडेवर ने इसका फायदा खूब उठाया था। आपको बता दें कि होता यह है कि अब प्रसाद तांडेवर जो है वो प्राची के घर चला जाता था टिफिन के बहाने। फिलहाल दोस्तों अब प्रसाद तांडेवर प्राची से टिफिन लेना बंद कर देता है और उसके पास घर पर ही खाना खाना शुरू कर देता है। लिहाजा प्राची भी प्रसाद तांडेवर के इरादे को समझ रही थी और वो अब धीरे धीरे प्रसाद तांडेवर की तरफ आकर्षित होने लगती है। एक बार मौका पाकर प्रसाद तांडेवर और प्राची जो है फिजिकल रिलेशन बना लेते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं, शारीरिक संबंध बना लेते हैं। एक बार जब प्रसाद तांडेवर और प्राची के बीच शारीरिक संबंध जब बनते हैं तो दोस्तों लगातार प्राची और प्रसाद तांडेवर मौका पाकर संबंध बनाते रहते हैं। लिहाजा आपको बता दें कि अब भायकला जगह में प्राची और प्रसाद तांडेवर के प्यार के चर्चे आम हो जाते हैं। आपको मैंने बताया था पहले भी कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता है। कितना भी जोर लगाओ छुपाने के लिए लेकिन इश्क और मुश्क को नहीं छुपाया जा सकता है। प्यार की खुशबू ही ऐसी होती है कि ये किसी से कहने की नहीं है, किसी को बताने की नहीं है, खुद ही फैल जाती है और खुद ही लोगों को महसूस हो जाती है। तो अब भायकला जगह में प्रसाद तांडेवर और प्राची के प्यार के चर्चे आम हो जाते हैं। लिहाजा ये चर्चे इतने ज़्यादा होते हैं कि अब प्राची के बॉयफ्रेंड समीर रोहितकर को भी पता लग जाता है, जिसके बाद समीर रोहितकर अपनी प्रेमिका प्राची को समझाने की कोशिश करता है। प्राची समीर रोहितकर से कहती है कि मेरे रिश्ते जो हैं प्रसाद तांडेवर के साथ वो बहन भाई जैसे हैं, लेकिन समीर रोहितकर जानता था कि प्राची बहुत लंबी वाली है। फिलहाल अब समीर रोहितकर अपने दोस्त प्रसाद तांडेवर को सीधा सीधा समझाता है कि तुम मुझसे और प्राची से दूर रहो, फिलहाल मेरे और प्राची के बीच में मत आओ। सीधा सीधा कहता है प्रसाद तांडेवर कि प्राची कोई तुम्हारी पत्नी नहीं है, वो तुम्हारी प्रेमिका है, लेकिन वो अब तुम्हारी प्रेमिका नहीं रही है, मेरी प्रेमिका हो गई है। तभी प्रसाद तांडेवर प्राची के साथ खींचे गए फोटो भी समीर रोहितकर को दिखाता है। लिहाजा समीर रोहितकर को बड़ा गुस्सा आता है। अब समीर रोहितकर जब फोटो देखता है तो वह परेशान हो जाता है और फिर रात भर सोचता रहता है कैसे अपनी प्राची को प्रसाद तांडेवर से बचाया जा सके। लेकिन प्राची जो है अब वो समीर रोहितकर को छोड़ के प्रसाद तांडेवर की बाहों में सिमटती जा रही थी। दोस्तों अब समीर रोहितकर रात भर सोचता है और फिर प्रसाद तांडेवर को अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लेता है। अब अकेले तो वो प्रसाद तांडेवर को अपने रास्ते से नहीं हटा सकता था, इसलिए वो अपने दो दोस्तों से बात करता है, जिसमें से एक का नाम है रोहित विंगर और एक है जॉर्ज फर्नांडीज। जॉर्ज फर्नांडीज जो कि ब्रिज स्टैंडी हॉस्पिटल के सामने सैंडविच जूस सेंटर पे काम किया करता था। और फिर जॉर्ज फर्नांडीज के जो पिता थे वो भी कार के ड्राइवर हुआ करते थे
और जॉर्ज फर्नांडीज भी अपने पिता के लिए ब्रिज स्कैंडी हॉस्पिटल के पास से ही एक दुकान पे से ले जाया करता था टिफिन पैक करा के। लेकिन आपको बता दूं कि जॉर्ज फर्नांडीज जो समीर रोहितकर का दोस्त है वो काम किया करता था सैंडविच जूस सेंटर पे, जो सैंडविच जूस सेंटर भी ब्रिज स्कैंडी हॉस्पिटल के पास है। और सैंडविच जूस सेंटर पे ही समीर रोहितकर, वहीं आपको बता दूं रोहित वंगर, वहीं जॉर्ज फर्नांडीज, इन तीनों की मुलाकात सैंडविच जूस सेंटर पे ही हुआ करती थी और वहीं से ये दोस्त बने थे। अब प्लान तो बना लेता है समीर रोहितकर रास्ते से हटाने के लिए प्रसाद तांडेवर को और अपने दोस्त रोहित वंगर और जॉर्ज फर्नांडीज से भी बात कर लेता है। ये दोनों ही दोस्त उसका साथ देने के लिए राजी हो जाते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि 7 जनवरी को इसकी कार का जो मालिक है वो कहीं चला जाता है 24 घंटे के लिए और कार छोड़ के चला जाता है समीर रोहितकर के भरोसे। समीर रोहितकर के पास आ गई थी कार 24 घंटे के लिए। अब समीर रोहितकर जाता है ब्रिज स्कैंडी हॉस्पिटल के पास, जहां अपने दोस्त रोहित वंगर और जॉर्ज फर्नांडीज को बुला लेता है और कार में बैठा लेता है। उसके बाद वह फोन करके बुलाता है प्रसाद तांडेवर को और मीठी मीठी बातें करके कार में बैठा लेता है और फिर कार को लेके चल पड़ता है। बातों ही बातों में समीर रोहितकर अपने दोस्त रोहित वंगर को इशारा करता है, जिसके बाद रोहित वंगर जूस का एक गिलास देता है प्रसाद तांडेवर को और पीने को कहता है। प्रसाद तांडेवर वो जूस का गिलास पी लेता है। उस जूस में नशीला पदार्थ मिला रखा था, लिहाजा जब प्रसाद तांडेवर को नशा होता है और जनाब वह बेहोश होता है, तभी ये लोग कार्बो डिटर्जेंट एसिड का इंजेक्शन प्रसाद तांडेवर के गले में लगा देते हैं और सोचते हैं ये मर जाएगा और किसी को पता भी नहीं लगेगा। लेकिन इन तीनों का फार्मूला जब ये फेल हो जाता है, तभी होता यह है कि समीर रोहितकर अब कार घुमा देता है। घाट कारपो और मान खुर्द रोड की तरफ पहुंचता है तिलक ब्रिज के पास PWD के कंपाउंड के निकट, जहां सुनसान इलाके में ये लोग प्रसाद तांडेवर के सर पे चौपच्चे से वार करते हैं और फिर गले पर धारदार हथियार से वार करते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद ये उसका आधार कार्ड और मोबाइल जेब से निकाल कर ले जाते हैं, शव को वहीं फेंक देते हैं। अब ये लोग सोचते हैं कि शायद शव कई दिन तक तो किसी को मिलेगा नहीं, ऐसी जगह सुनसान इलाके में डाला है। लेकिन दोस्तों सुबेरे ही किसी की नज़र शव पे पड़ जाती है और शव मिल जाता है। सुबह के तकरीबन 10 बजे तिलक नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर भगवंत सोनाले को फोन कॉल करके कोई सूचना भी दे देता है। लिहाजा इस तरह से जब समीर रोहितकर क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के सामने अपना जुर्म कबूल करता है, तो क्राइम ब्रांच के अधिकारी तुरंत ही इसके दोस्त रोहित वंगर और जॉर्ज फर्नांडीज को भी गिरफ्तार करते हैं और लंबी पूछताछ के बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने इन तीनों को पेश करते हैं, जहां से जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों उसके बाद अदालत में ट्रायल शुरू हो जाता है। इस तरह से समीर रोहितकर ने हत्या का जुर्म कबूल किया था। दोस्तों अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो एक दिन पकड़ा जाता है। आपके सामने रख चुका हूँ प्रसाद तांडेवर और प्राची के प्यार की पूरी कहानी। इन दोनों की लव स्टोरी में कैसे प्रसाद तांडेवर शिकार हुआ और जनाब उसकी हत्या कर दी गई समीर रोहितकर, रोहित वंगर और वहीं जॉर्ज फर्नांडीज द्वारा, और कैसे ये आरोपी क्राइम ब्रांच द्वारा पकड़े गए और फिर जेल भेज दिए गए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद। तो दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, हो सके तो दोस्तों में शेयर भी कर देना, क्योंकि पूरी कहानी आपके सामने प्रसाद तांडेवर और प्राची के प्यार की रख चुका हूँ। फिलहाल अब दोस्तों आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कहानी सुनकर हमारा क्या फ़ायदा हुआ, तो आपको आपके फ़ायदे के बारे में बताता चलूँ कि गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो सच्ची घटनाओं कहानियाँ आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ, वो इसलिए लेकर आता हूँ कि आप लोग गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से सच्ची घटनाओं कहानियाँ सुनो
और फिर क्राइम से दो कदम दूर रहो। पढ़ो लिखो, अच्छे इंसान बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो, और साइंटिस्ट बन के अपने प्यारे देश भारत के लिए अच्छी अच्छी मिसाइलें बनाओ, अच्छे अच्छे फाइटर जेट बनाओ, अच्छे अच्छे डिफेंस सिस्टम बनाओ, ताकि हमारा प्यारा देश भारत आगे चल के चीन जैसे खतरनाक दुश्मन का सामना कर सके। यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश के नौजवानों को सच्ची घटनाओं कहानियां सुनाने का मतलब है, और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को सीख है, और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को हिदायत। प्यारे दोस्तों, अगले ब्लॉग में आप लोगों से बहुत जल्द ही मिलूंगा इंशाअल्लाह। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुशामदीद।